भीम जय भीम। आज संविधान दिवस है और आज पूरा देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है। उसी संदर्भ में आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय परिसर में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके पहले हम पूरे देशवासियों को भारतीय संविधान के लागू होने की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। भारतीय संविधान का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, एक नागरिक के तौर पर हम सभी साथी यहाँ पर विद्यार्थी हैं और शोधार्थी हैं, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की तकनीकी भाषा मुझे शायद ना समझे, हमारे लॉयर साथी हैं वो समझते हैं, लेकिन मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे संविधान की भावना समझ में आती है। और वो कैसी भावना है, मैं देखता हूं कि भारतीय संविधान की भावना भारत के हर एक नागरिक के लिए मां के समान है। वो कहीं कठोर है तो कहीं बहुत ज्यादा नरम है, कहीं सभी का संरक्षण कर रही है, कहीं सभी का पोषण कर रही है। ऐसे भारतीय जो संविधान है मुझे एक मां दिखाई देती है, मैं साहित्य के विद्यार्थी के होने के नाते। तो मैं अभी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी अपनी बात रखना चाहें वो अपना नाम दे सकते हैं और आगे और भी बातें हम करते रहेंगे। हाँ, जय भीम सबको। साथियों, आज इस देश के, इस भारत के इतिहास में आज का दिन, खासकर 26 नवंबर एक लिबरेशन का डे है। उन तमाम लोगों की, इस भारत में जो लोग, इस साउथ एशिया में जो लोग तमाम तरीके के शोषण झेल रहे थे, उनको लिबरेट करने का आज का दिन है। क्योंकि इस दिन को हम लोग बड़े उत्साह से, बड़े गर्व के साथ, वो तमाम प्राउड लेते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि इस दिन ही, आज के दिन 26 नवंबर भारत का संविधान तैयार हुआ था। और भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो तमाम इस देश के 85% जो लोग हैं, बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं, जिनको सदियों से बेड़ियों में रखा, जिनको सदियों से एक जकड़ में रखा, एक सामाजिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ के रखा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की देन, वो तमाम महापुरुषों का स्ट्रगल, ज्योतिबा फूले बुद्ध से शुरू करते हुए ज्योतिबा फूले परियार, सावित्री फूले, फातिमा शेख, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब तक तमाम लोगों ने इस संघर्ष को, इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। इसीलिए हम लोग इस कैंपस में बड़े प्राउड से आज चुनिंदा साथी और इस कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जगह जगह से आए स्टूडेंट, हमारे वकील इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन की महत्वता, इस दिन की जरूरत बेहद आम है। साथियों, एक सवाल और इस चीज में उभर के आता है कि क्यों चुनिंदा साथी, इस कैंपस के तमाम कुछ चुनिंदा साथी संविधान को इतनी वैल्यू करते हैं, संविधान दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रश्न पे हमको ध्यान देना होगा। साथियों, तमाम स्टूडेंट यहां की मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों वो लोग संविधान से दूर जाते हैं और क्यों हम जैसे साथी संविधान से इतना अटैच फील करते हैं? क्योंकि इसी संविधान में तमाम तरीके की गुलामी को तोड़ते हुए एक सबको समतामूलक समाज का आइडिया स्थापित करने का मौका दिया। कि उसको, संविधान को किस तरीके से हम तमाम लोगों की आजादी में यूज कर सकते हैं। इस तरह से संविधान के तमाम तरीके के फैक्ट्स, तमाम तरीके के आर्टिकल्स हम किस तरीके से एक सरकार बना सकते हैं, तमाम तरीके की पॉलिसीज हम उनको इंप्लीमेंट करके अपनी आजादी का मार्ग ढूंढ सकते हैं। साथियों, हम लोग, ये तमाम साथी इस बात का शुक्रगुजार हैं कि आज हम जैसे जागरूक छात्र इस देश में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में एक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, संविधान डे। साथियों, मैं अपनी बात ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। लेकिन इस संविधान की वैल्यूज को
इस कैंपस में एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने के लिए, इस कैंपस की क्लासेस में, इस कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन में एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने के लिए, एक ऐसा स्पेस जहां सबको बराबर स्पेस दिया जाए, एक ऐसा स्पेस जहां किसी को, क्योंकि अभी अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक छात्र को बस उसकी जाति के नाम पर उसको मारा गया, उसको गालियां दी गई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज मैं इस कैंपस की बात इसलिए कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इस कैंपस की हर क्लास में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग संविधान को हाथ में उठाते हुए बड़े डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आप सभी का जो यहां है उन सबको मेरा जय भीम, हुल जोहार, क्रांतिकारी सलाम। साथियों, जय भीम। जय भीम क्लास साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस की आप सभी को और मुझे भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो विश्वविद्यालय का माहौल बदला है वो कितना निंदनीय है। मतलब जहाँ भी हम अम्बेडकर को लेके हम अपनी वैचारिकी की बात करते हैं तो हमारे साथ किस तरह से पुलिस का रवैया होता है, किस तरह से प्रशासन का रवैया होता है। यहाँ तक कि जो पुलिस की पावर होती थी वो अब सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में आ गई है। मतलब अभी भी हम जब प्रोग्राम में देख रहा था कि हम जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड आके यहाँ पे देख रहे थे। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोगों को संविधान को पूजना नहीं है, संविधान को पूजना नहीं है, अम्बेडकर को पूजना नहीं है। हमें उन लोगों से संविधान को बचाना है जो संविधान को कब्जा करना चाहते हैं। हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान दिवस वो भी मना रहे हैं जिनका उद्देश्य ही संविधान खत्म करने का है। तो साथियों, हमारे समाज में हम यहाँ पहुँचे ये संविधान की वजह से पहुँचे हैं और हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पहुँचे तो हमारा समाज भी आए और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए समाज आए और समाज तक पहुँचेंगे हम तभी समाज हमारा आएगा। तो हम लोगों को ये समाज को बताना होगा कि अम्बेडकर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके सामने अगरबत्ती लगा के पूजा जाए। अम्बेडकर एक ऐसे महान विचारक है जिन्होंने हमारे समाज को एक समानता का अधिकार दिलाया। एक वो समय था जब हमें जाति के नाम पे निकाला जाता, मतलब हम लोगों को दूर रखा जाता था, टच करने का भी अधिकार नहीं था। और हम आज उनके सामने खड़े होकर एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे मतलब जवाब मांग रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम क्यों नहीं जॉब ले सकते। तो साथियों, हम सभी का ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी का समाज यहाँ पे आए और समाज के लिए हम सभी को काम करना होगा। बहुत साधुवाद साथी, आपने अपनी बात रखी और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा एक स्वस्थ समाज बने जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। इस देश में एक प्रतिभा रही है, प्रतिभा का गाना गाने वाले लोगों की मैं भी उनके एक प्रतिभा का कारण समझ पाया हूँ। वो कुछ उत्पादन तो नहीं करते हैं लेकिन किसी विचार को ऐसे गुमराह करते और उसको क्या बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। जैसे अभी साथी कह रहे थे हमें संविधान को पूजना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात कह रहे हैं कि मैं जो है कि विचार को हमेशा मांझते रहना चाहिए। लेकिन इस देश की जो प्रतिभा है वो पूजने में ज्यादा विश्वास करती है, वो हर एक काम को पूजने में लगा देते हैं, गोबर भी पूजने में लगा देते हैं लोगों को। खैर, हमारा एक अभी और छोटा सा कार्यक्रम है, उसके लिए मैं ये माइक जतिन भाई को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जतिन भाई। शुक्रिया, जय भीम। तो आप सभी सब मुझे जानते ही हैं, मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ डीयू में, जितना भी जो हमारा एनबीएसएम जितना भी संचालन करता है और इस मंच के साथ भी, और काफी आदर करता हूँ आप सभी का जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आते हैं। और अभी हमारे भाई ने, अभिषेक ने एक बहुत गहरी बात कही कि जब हम संविधान की बात करते हैं, और मैं एक रेफरेंस पॉइंट आपको देना चाहूंगा, एक किताब है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पाउलो फ्रायर ने लिखी है। उसमें वो एक बात करते हैं कि जो पेडागोजी है, यानी कि जो हमारा करिकुलम है, हमारे बच्चों को सिखाने वाला है, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो दबे कुचले हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, बल्कि उनके द्वारा भी है। इट्स नॉट जस्ट पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बट ऑल्सो पेडागोजी बाय द ऑप्रेस्ड। तो यहीं से मैं एनालॉजी निकालता हूं, समझता हूं जो हमारा संविधान है, जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये तो मानते हैं कि संविधान हमारे लिए ही है और हमारा है, लेकिन हम एक चीज अक्सर भूल जाते हैं, ये हमारे द्वारा भी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो बाई आवर सेल्फ। और हमारा किस व्यक्ति ने ये लिखा है? डॉक्टर अंबेडकर ने, जो इतना मेहनत करके पसीना बहा के इस संविधान को पूर्ण किया। इस बात का ये एविडेंस है कि ये संविधान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे द्वारा भी है, ये बाबा साहब के द्वारा है। तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा। और मैं एक बात अक्सर ये कहता हूं, एक एनालॉजी जो मेरी है, मैं समझता हूं कि बहुत आसान है समझने के लिए कि संविधान क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा देश एक दीवार है। ये शायद आपने हो सकता है सुनी भी हो पहले कभी, लेकिन मैंने
जनरली ऐसे ही समझा है कि संविधान को समझ लीजिए क्या है। तो हमारा अगर देश एक दीवार है संविधान, तो उसमें क्या है, उस दीवार की जो सीमेंट है वो हमारा संविधान है। अब आप समझेंगे कि देश दीवार है, संविधान और इस दीवार की सीमेंट है, तो ऐसा क्यों है। लेकिन आप समझिए कि ये जो दीवार है, जिसका जो हमारा देश है और जिसकी सीमेंट हमारा संविधान है, क्योंकि वो उसे जोड़कर रखता है। इस पूरे देश को, अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज को जोड़कर रखने का जो काम है वो संविधान करता है। और आपको एक अच्छी बात बताता हूं, इस जो दीवार का जो कारीगर है वो डॉक्टर अंबेडकर है। इस दीवार का जो कारीगर है वो अंबेडकर है। और आपको इससे बड़ी बात बताता हूं कि इस दीवार में जो ईंटें हैं उन सबका साइज इक्वल नहीं है। कोई ईंट छोटी है, कोई ईंट बड़ी है। तो इसी तरह अलग अलग वर्ग है हमारे पास। कोई वर्ग के पास ज्यादा अधिकार है यानी प्रिविलेजेस है, और कोई वर्ग के पास कम अधिकार है, उनके पास प्रिवेंशन है, उनको पूरे अधिकार नहीं दिए गए। तो आप समझिए, किसी कारीगर से पूछिए कि ऐसी दीवार खड़ी कर सकता है जिसका ईंटे के साइज अलग अलग हो, वो बताएगा बड़ी मुश्किल है खड़ी कर पाना। तो आप समझिए कितने आसानी से बाबा साहब ने वो काम कर दिया है कि एक दीवार को बना दिया है जिसकी ईंटें बराबर नहीं है, और उसमें ऐसी सीमेंट को डाला है, संविधान नामक सीमेंट को डाला है, जिससे कि वो दीवार अटूट तरीके से खड़ी हुई है। बाकी सारे देशों में देखिए आप, उनका संविधान उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो काफी रिजिड है। वो आपको अधिकार नहीं देता है, किसी वर्ग को कम अधिकार देता है, किसी को ज्यादा देता है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर वो पावर है, वो डायनामिज्म है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाता है और सबके लिए फेवरेबल कंडीशंस को बना पाता है। तो आप समझिए कितना कठिन काम रहा होगा कि जो गैर बराबर ईंटें हैं, यानी कि कोई ब्राह्मण है जो बड़ी ईंट है, कोई दलित है जो छोटी ईंट है, कोई महिला है जो टूटी हुई ईंट है, ऐसे जो अलग अलग ईंट है, इन ईंटों को एक साथ लाना कितना कठिन काम होगा, कितनी आसानी से अंबेडकर ने वो काम करके दिखाया है। ये बात को हमें आज समझना होगा और इस बात को हमारे जहन में उतारना होगा। अब हमें पता लगता है कि कितना कठिन काम है। अब ऐसे ही अलग अलग आइडेंटिटी से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, और ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशन में काफी कठिन काम होता है हमारी अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर पाना। और हम सभी मांगने के लिए तो बहुत करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि संविधान हमें किसी से मिला हुआ है, जो संविधान हमारा है, जब हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे देश में हमें अधिकार किसी से मिले हुए हैं, तो जब भी हम अधिकारों की मांगने की बात करते हैं तो हम अधिकारों को चैरिटी की तरह देख रहे हैं। और चैरिटी का एक एस्पेक्ट होता है, भिखारी जब किसी से भीख मांगता है तो वह ये बात मानकर चलता है कि मेरे से जो ऊपर है उसके पास ज्यादा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं हमें संविधान मिला है तो ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्ट फॉर अवर सेल्फ बट बाय अवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जो हमारे लिए हो और हमारे द्वारा हो, क्योंकि उसमें बराबरी का एस्पेक्ट है। हमारे लिए किसी की चैरिटी की बात नहीं है, ये हमारा है और हमारे द्वारा है। तो इसी के साथ बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो हम रूल की भी बात करते हैं कि रूल नॉट फॉर अवर सेल्फ बट रूल बाय अवर सेल्फ, का रूल हमारे लिए भी होना चाहिए। तो इसी से प्रभावित होकर हमारे जो कुछ साथियों ने सीसी में जो हमारे जो कैंपस सेंटर है, जो कैंपस लॉ सेंटर है, उसमें मेहनत करके हमारे लिए LC1 में, लॉ सेंटर 1 में मेहनत करके जो रूल फॉर अवर सेल्फ था उसको रूल बाय अवर सेल्फ में परिवर्तित कर दिया है। और उसमें प्रेसिडेंट में जीतकर बहुत बड़ी, हम सीसी में जीतकर हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी में मैं अभिषेक भाई को बुलाना चाहूंगा और उनका सम्मान कराना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम, जिसमें उदित भाई, सुल्तान भाई, धर्मेंद्र भाई भी है और श्रेयस भाई भी है और सुरजीत भाई है। हाँ सुरजीत भाई बोल दिया मैं। उदित, सुल्तान, धर्मेंद्र, सुरजीत भाई, अब्दुल, श्रेयांश, बजरंग का और नाम। अच्छा बजरंग भाई भी है, बजरंग दलाल भाई हिंदी डिपार्टमेंट से। हाँ तो इन सभी भाइयों ने काफी जी जोर से मेहनत करके पूरे संगठन को इकट्ठा किया, हमारे समाज को और बाकी जो भी जो इक्वलिटी के साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं लॉ सेंटर 1 में, उनको साथ इकट्ठा करके उनको मोबिलाइज किया और उनको कहा कि आप रूल फॉर अवर सेल्फ, यानी रूल हमारे लिए और हमारे द्वारा, उस पर लागू करके। तो एक बार करजल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए इन सभी का, आप सभी से अनुरोध है। कार्यक्रम को अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी एक बहुत ही जुझारू और ऊर्जावान साथी ममता जी को आमंत्रित करता हूँ। ममता जी यहाँ और अपनी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। मेरा नाम ममता है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से PhD कर रही हूँ।
बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं है कैसा बोलना है, लेकिन हम लोगों ने इतना सहा है कि तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। बता देंगे कितना सहा है। तो यही बात है और बहुत खुशी हो रही है कि धीरे-धीरे यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये खुशी इतनी है कि टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, टिकटॉक तो बैन है। इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, वहाँ पर जातिगत वीडियो भी बनाई जा रही है, लोग स्वैग में भी हैं, जाटव नाम का टैटू भी छपवाया जा रहा है ना? तो कितनी ज़्यादा आइडेंटिटी पे प्राउड किया जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए हम कहाँ हैं, लेकिन कुर्सी पे तो नहीं है, हवा में है। तो हमारी राजनीति हवा में हो रही है। मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लोग ताली बजा देंगे, बंदर बहुत अच्छा नाचता है, उस पे भी ताली बजा देंगे। तो जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो, उस पे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम लोग कैसे हैं राजनीति में, हम लोग कैसे मैप को फॉलो करेंगे और कैसे अपनी मंजिल पे जाएँगे और किस तरह से हमारा शोषण समाप्त होगा, इस पे हमें बात करनी है और हमें रणनीति बनानी है। गाना तो है नहीं कि संविधान के ऊपर गा लेंगे, मेरी नानी भी गाती थी, गाने से कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो ये है कि लोग आ जाएँगे, तो एक रणनीति होनी चाहिए कि हमें लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हमें लोगों से मिलना है। अब ये है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि पढ़े-लिखे लोगों के पीछे पड़ते हैं कि भाई ये इंग्लिश में बोल देगा, ये तेलुगु में बोल देगा, ये मलयालम में बोल देगा, तो सब लोग कहीं न कहीं बातें समझ जाएँगे। लेकिन जब इतने बड़े-बड़े मंचों पे लोग आके बोल रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी कमी है कि हम कोई सीट नहीं निकाल पा रहे, किसी स्टेट में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा और हमारे से मतलब कोई इंस्टाग्राम वाले से ना सोचे कि हम जाति का एक टैटू छपवा लिया और वही मुख्यमंत्री चाहिए, नहीं। हम बात बहुजन की कर रहे हैं, ओबीसी लीड करेगा हम तब भी रहेंगे, एससी लीड करेगा हम तब भी रहेंगे, आदिवासी लीड करेगा तो हम तब भी रहेंगे, क्योंकि हमने शोषण झेला है। हम वो लोग हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया गया। आज भी हम लोग जब पढ़ लिए हैं तो देख लीजिए ये लोग बहुजन लोग ही होंगे तब भी यहाँ पे खड़े हैं और जो लोग नहीं है वो यहाँ पे नहीं खड़े हैं। तो समझ जाइए जो खड़ा है वो अपना है और उसी की सत्ता चाहिए। इसमें हम जाति नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ से आ रहा है, उसका धर्म क्या आ रहा है। और मेरी छोटी सी ना मतलब गुजारिश है, जिस घरों से हम आते हैं हमारी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ से किसी को ले आए। हम अपने क्लासमेट को ला सकते हैं, कोई केरला की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा उसको भी हम कन्विंस करके ला सकते हैं कि हम संविधान दिवस बना रहे हैं तो आ जाओ। तो हम एक अकेला जो बौद्धिक होता है ना, दिक्कत यह है कि अकेला ही रह गया है। किताबें 36 पे 36 छप रही हैं, लेकिन उसकी बात को मानने को कोई तैयार नहीं है। हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे मैप बना दिया, इसको फॉलो कर लो और कहीं ना कहीं तो हमें कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन हम एकेडमिया में तो बहुत चौड़े होके बोलते हैं, कोई वकील हो तो वो बिल्कुल बता देते हैं भाई गलत हो रहा है, लेकिन फिर देखे तो पैसा ही नहीं है कि केस लड़ा जाए। तो चीजें ना बिखरी हुई है। पुलिस वाला पुलिस की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, वकील वकील की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, एक टीचर टीचर नहीं बन पा रहा है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं अपने जैसे लोग मिल रहे हैं तो समूह में बोल दे रहे हैं, लेकिन जब जब अपने घरों में जाते हैं तो वो अलगाव झेलते हैं, राजनीतिक बिखराव झेलते हैं और हमारा कोई सांस्कृतिक कल्चर भी नहीं है। दिवाली के दिन हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि कैसे किसी और का दिया जला दे। तो उस दिन क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध के एक दिया जला लेते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं अपो दीपो भवा, हो गया कल्याण, हो गई सांस्कृतिक क्रांति। कभी सोचा कि अरे 10 दिया लेते हैं, 10 मिठाई लेते हैं, अपने आसपास के लोगों को बांटते हैं और एक कल्चर बनाते हैं कि हम लोग ये है, यही आते हैं, हम नहीं मानेंगे उसको जिन्होंने हमारा शोषण किया है। गौतम बुद्ध हमारे हैं, समानता की बात की है, महिलाओं को अधिकार दिया है, तो वो हमारे हैं। तो क्यों हम इतने सक्षम नहीं हो पाए कि अपने समाज को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। और आज भी हमारे समाज में हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे इतनी समस्याएं हैं और हम लोग उसको छोड़ के विदेश जाने को तैयार हैं, विश्वविद्यालय जाने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो हमसे ज़्यादा ईमानदार है, जो कार के लिए नहीं बिक सकते, जो कुर्सी के लिए नहीं बिक सकते, वो किसी के लिए नहीं बिक सकते। उनमें से वही लोग हैं जो पढ़े नहीं है। आज भी हम ताना देते हैं कि पूछ रहे हैं, अरे तुम तो नौकरी लेके बेच दियो बाबा साहब को, वो तो तब भी पूछ रहे हैं, उनमें तो अकल है तुमसे ज़्यादा। तुम लोगों ने क्या किया, बन गए आईएएस, बन गए मुख्यमंत्री, समाज को छोड़ दिया, कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए। हमारी राजनीति जमीन पे कहीं पे भी नहीं है। तो हमें देखना है, गांव की तरफ लौटना है, स्लम एरिया की तरफ लौटना है, पक्की कॉलोनियों में हमें लौटना है और अपने लोगों को एकत्रित बताना है। और ये काम सिर्फ राजनीतिक स्तर पे नहीं होता, ये काम होता है सामाजिक स्तर पे, ये काम होता है सांस्कृतिक स्तर पे और ये काम होता है राजनीतिक स्तर पे, जहाँ पे
हमारा रिश्ता बनता है और अपने कल्चर के थ्रू हम एक दूसरे से बनते हैं। हमें पता होता है ना, आज हम लोग एशिया वाले हैं, गौतम बुद्ध के नाम से अनीता अंबानी भी कह रही, तो थोड़ा बहुत प्राउड होता है ना यार, कितने इंटेलेक्चुअल को भगवान माना है यार, दर्शन है, बिल्कुल बुद्धिज्म में पढ़ाते हैं। तो ये प्राइड की जरूरत है कि इसको बढ़ाया जाए और इसको कल्चर एक सांस्कृतिक तरीके से जोड़ा जाए और उन आडंबरों को लात मार के फेंक दिया जाए जैसे पेरियार करते थे। आज पेरियार की जरूरत है, आज जरूरत है उन लोगों को जो सांस्कृतिक को थोप दिया है। अब मैं यूपी से आई हूँ ना, तो हम लोगों के यहाँ डी बाबा को पूजा जाता है। ये शेरा वाली तो ये टीवी के थ्रू आई हैं, संतोषी माता भी उसी के थ्रू आई हैं। तो जब हम अपने कल्चरल चीजों को देखते हैं ना, कि हमारे तो देवी देवता भी अलग थे यार, हम किसके देवी देवताओं को मान रहे हैं? हमारे देवी देवता तो जाति भी नहीं मानते थे, हमारे देवी देवता तो बड़े प्रोग्रेसिव थे और उनके हथियार भी थे कि आओ भाई तुम्हारा गला काट देंगे। तो अपनी संस्कृति के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो जरूरत है कि अध्ययन किया जाए। भाई तुम किसी और को मान रहे हो, अगर राम थे तो भाई हमारे भले के लिए क्यों नहीं करा? अगर वाल्मीकि थे तो हमारे विरोध में क्यों लिख दिया? भाई पढ़ो, उनकी जाति अलग थी, वो अलग समाज से आते थे। और सोचो इतने पढ़े लिखे थे तो अंबेडकर ने ही ये क्यों काम किया, और उन्होंने सबके लिए काम किया। तो दर्द ना सहलाता है इंसान को कि भाई जूता पहनने नहीं दिया गया है, हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया गया है। तो वो इंसान कहीं पे भी होगा ना, एक सामाजिक ईमानदारी होगी, लेकिन थोड़ा सा ना ईगो से निकलना है, थोड़ा घमंड से निकलना है। और अब तालियां हमें भी नहीं चाहिए, हमें तारीफ भी नहीं चाहिए। रोटी खाएंगे और अपने परिवार को भी खिला देंगे, तो जरूरी है समाज को जोड़ा जाए, एकता को लेकर आए और अपने गांव में जाए। कोई स्लम एरिया का बच्चा है ना, उसको भी पढ़ा दो, अपने घर में वो पढ़ जाएगा, उनके परिवार में जाओ, वहाँ काम करो। तब देखो लोग इंस्टाग्राम से ना समाज से जुड़ेंगे और तब हमारी सीटें आएंगी। तो मैं यही मेरी आपसे आरजू है कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। शुक्रिया, जय भीम, जय संत। बहुत साधुवाद ममता जी। और हम लोग सभी जानते हैं उन्होंने जो दर्द यहाँ बयां किया है कि भारतीय संविधान जाति का खात्मा कर चुका है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, तो जाति को जाना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान जब प्रभावी होगा, भारतीय संविधान को ठीक से लागू किया जाएगा। हम लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारे बीच में शिवाजी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से प्रोफेसर रवि हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज कम, और हम लोगों को अपनी बात रखें हम लोगों के बीच में। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं और सभी उपस्थित युवा साथियों को संविधान दिवस की मैं बधाई देता हूं। साथियों, एक ये अब ट्रेंड है कि हम 26 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं और भारतीय संविधान के बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। लेकिन आप लोग सब युवा हैं। जब मैं आपकी तरह छात्र था तो हम लोग भी काम करते थे इसी तरीके से। और मैं जो यहाँ छात्र जो हमारे साथी मौजूद हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको रीड करना है, दूसरा काम आपको राइट करना है और तीसरा काम आपको फाइट करना है। जब आप ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये बहुजन समाज है, इसके युवा और युवतियां किसी से कम नहीं है। उनको अवसर मिलेगा तो वो निश्चित तौर पे जो है अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, लेकिन उनको अवसर दिया नहीं जाएगा। आपको इस अवसर को छीनना होगा। और आज जो साथियों, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपको छात्र के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे आपको आंदोलन करना होगा। आंदोलन ही हमारी ताकत है और 200 साल पहले से हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किए थे और उसी की बदौलत है कि आज आप सब हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आंदोलन से ही लोकतंत्र में जो है वंचितों को अधिकार मिलते हैं और आपको लड़ना होगा। तो आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आगे आए और जो महापुरुषों ने जो सपना देखा था, फूले साहू, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम का, उस सपने को हमें पूरा करना है। आपको पढ़ना भी है, आपको लड़ना भी है और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक लाखों लोगों की रैली हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उस रैली में शरीक हों। 1 दिसंबर है,
संडे का दिन भी है और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है रामलीला मैदान। तो जिस समाज के युवा जागरूक होते हैं तो उनका आने वाला समय कोई रोक नहीं सकता। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि आने वाली जो सदी है ये आप सबकी है। तो उस सदी को अगर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो 1 दिसंबर को आप सब लोग उस रैली में शरीक हो। और उस रैली का जो एजेंडा है वो यही है कि भाई देश के अंदर जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरवेन करता है अधिकारों को लेके वो रुकना चाहिए। ये बजट सेशन है और 15 दिसंबर के आसपास जो है सेंसस को लेके नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि अगर आप लोग वहां लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे तो इस बार जरूर जो नोटिफिकेशन होगा सेंसस के लिए वो कास्ट सेंसस के लिए होगा। और अगर आप नहीं आओगे तो आप सोच लीजिए कि 1931 से ये कास्ट सेंसस बंद है। हर बार कोई ना कोई 1951 में नेहरू जी ने कह दिया कि देश में सिक्योरिटी को लेके हम कास्ट सेंसस नहीं करा सकते। 1962 में चाइना वार आ गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया, 81 में ब्लू स्टार हो गया, 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, 2001 में हो गया। तो हर बार कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए जागरूक हो जाओ और 1 दिसंबर को इस रैली में आप लोग शरीक हो। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग सैकड़ों साथियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र वहां, टीचर वहां पहुंचेंगे। मैं आपसे यही निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं। और एक बार फिर से मैं आशुतोष जी को बधाई दूंगा और उनकी पूरी टीम को कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ समय के अंतराल में ही अंबेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया है। और निश्चित तौर पे अगर आप एक रहेंगे तो आने वाला भविष्य आप लोगों का उज्जवल रहेगा। जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय फातिमा। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं माइक जो है कि जतिन को दूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अब जो भी वक्ता आएंगे तो समय का ख्याल रखते हुए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। और सर मैं एक आपको और सूचना देना चाहता हूं, आपको खुशी होगी कि आशुतोष भाई तो कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे और भी लोग काम कर रहे हैं। नेशनल बहुजन स्टूडेंट मूवमेंट और सत्यशोधक स्टडी सर्कल के तत्वाधान में सभी ने मिलकर आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो हम सभी लोग साथी जो है मिलके प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा हो। मैं अब माइक जतिन को दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने बहुत हमारा ज्ञानवर्धन किया। अब मैं एक और छोटी सी चीज बताऊंगा और मैं समझना चाहूंगा जो सर ने बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब डॉक्टर दवाई देता है तो वो आपको ऐसी दवाई नहीं देता, पहले लक्षण पूछता है, हाँ क्या समस्या है आपको, कितना बुखार है, कितना नहीं है बुखार, तो वो मापता है। ऐसे ही हम जब पॉलिसी देखते हैं, पॉलिसी भी चीजों का सोल्यूशन होती है, लेकिन पॉलिसी अगर आप अंधे तरीके से बना देंगे, बिना किसी बेसिस के तरीके से बना देंगे, तो वो पॉलिसी का ना तो हम ये जान पाएंगे कि ये कितनी इफेक्टिव हुई, चाहे वो सोशल वेलफेयर पॉलिसी हो गई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गई, कोई भी पॉलिसी हो गई। इसी प्रकार से जब हम देश में योजनाएं बनाने की बात करते हैं, जब हम बिना सेंसस के बात करते हैं, तो बिना कैंसर को मापे हुए कैंसर की दवाई देने के बराबर हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी जनता है, कौन सा वर्ग कितना है। तो बिना डायग्नोसिस के जब आप दवाई दे देते हो, मेडिसिन दे देते हो पेशेंट को, तो उसकी हालत खतरे में आ जाती है। तो भारत की हालत 1931 से हर्बर्ट रिजले ने जो कराई थी, जो उस टाइम की सेंसस, खास सेंसस थी, उसके बाद से वैसे ही है। हम अंधे तरीके से दवाई देते जा रहे हैं और दवाई का कोई निर्माण नहीं है। तो इलाज अब जब सटीक होगा जब हम दवाई को पहले जांचेंगे कि कितनी समस्या है, कौन से वर्ग को हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कौन से वाले वर्ग को समस्या है, तो उसकी दवाई देंगे, रादर देन कि हाँ हमने पॉलिसी बना दिया और ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं, हमारे बीच साथी विशाखा है, तो विशाखा जी आएंगी और आप सभी का ज्ञानवर्धन करेंगी। विशाखा जी मंच पर। सभी को जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। सभी को आज के दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो संविधान दिवस की, संविधान के बारे में हम सबको पता है, क्योंकि एक अम्बेडकराइट और दूसरा की लॉ स्टूडेंट होने के नाते संविधान के बारे में हम सब जानते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगी, सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, हालांकि हमारे नहीं पर जो बाकी के लोग हैं, कि संविधान दिवस पे या फिर संविधान रचयिता सिर्फ बाबा साहेब को ही क्यों कहा जाता है, जबकि 7 लोग थे कमेटी में। ये क्वेश्चन मुझे तब इतना हाईलाइट हुआ कि जब मैं अपने बैचलर्स में पॉलिटिकल साइंस कर रही थी और मेरी बैचमेट ने अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन किया कि मैम जब 7 लोग थे कमेटी में तो बाबा साहेब को ही क्यों रचयिता कहा गया। तो मैम ने कहा हाँ ये तो है कि 7 लोग थे, ये तो अन्याय हुआ है।
लेकिन इसका आंसर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 7 लोग थे कमेटी में, उसमें से एक मेंबर की डेथ हो गई थी, बाकी के 2 मेंबर फॉरेन में थे, बाकी के 2 मेंबर दिल्ली से दूर रहते थे और एक मेंबर की तबीयत बहुत खराब थी। और जिस वजह से संविधान लिखने का पूरा भारण, या फिर इसे हम अपॉर्चुनिटी कहेंगे, कि जो बाबा साहेब के हाथ में आई और जिस वजह से हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो इसी वजह से बाबा साहेब को भारतीय संविधान के रचयिता कहा जाता है। अब आते हैं संविधान के जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी की। तो बराबरी, जो एज अ बहुजन फीमेल मुझे काफी फेस करना पड़ता है जब हम फील्ड वर्क पे उतरते हैं। हम मानते हैं कि बाबा साहेब ने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये सारे शब्द संविधान में लिख दिए तो इम्प्लीमेंट भी हो गए होंगे, लेकिन जब हम फील्ड वर्क करते हैं तो एज अ बहुजन फीमेल मुझे ये काफी सहन करना पड़ता है, क्योंकि आज मुझे स्टेज मिला है कि मैं आप सबसे ये बात शेयर कर सकूं कि जब हम फील्ड वर्क करते हैं तो महिलाएं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सहन करती है, क्योंकि हमारे देश का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं अपर कास्ट पुरुष, उसके बाद आती है अपर कास्ट महिलाएं, फिर आते हैं लोअर कास्ट पुरुष और फिर लोअर कास्ट महिलाएं। तो एज अ बहुजन फीमेल हमें 2 टाइप के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जितने भी हमारे लोग मौजूद है, जितने भी भाई मौजूद है, मैं हर बार प्रोग्राम में आती हूँ और कहती हूँ कि अपने साथ अपनी कैंपस में जो फीमेल फ्रेंड्स है उनको लेके आए, या अपने घर से अपनी सिस्टर्स को लेके आए, क्योंकि महिलाओं का अवेयर होना बहुत जरूरी है। एज अ फीमेल मैं हमेशा महिलाओं के अवेयरनेस पे ज्यादा भारण देती हूँ। और मैंने ये चीज फेस करी है कि जैसे एक भाई ने बताया कि आजकल फैशन बन गया है संविधान हाथ में लेके, तो वैसे ही हमारे अम्बेडकराइट लोगों में भी फैशन बन गया है। हम अम्बेडकराइट है ये बोलते तो रहते हैं, पर जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम महिलाएं फेस करते हैं कि स्टेज पे भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हमारे ही लोग जो खुद को अम्बेडकराइट बोलते हैं लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो एक अपील आप सबसे जरूर करना चाहूंगी कि आज एक शपथ जरूर ले कि महिलाओं को स्टेज की और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे आने की बहुत आवश्यकता है। तो हम सब महिलाओं के अवेयरनेस की बात करेंगे। और इक्वालिटी पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लैंग्वेज के बेस पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम सब देखते हैं कि नॉर्थ जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिबेट है, तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि क्यों आज भी ये डिबेट चालू है। तो आरवी धुलेकर जी जब संविधान जब रेडी हो चुका था, तब आरवी धुलेकर जी ने अपने स्पीच देना स्टार्ट करा। तो आरवी धुलेकर जी ने हिंदी में स्पीच देना स्टार्ट करा, तो जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने कहा कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ संविधान जो सभा है उसमें से मोस्टली लोगों को इंग्लिश ही आती है, तो आप इंग्लिश में स्पीच दे। तब आरवी धुलेकर जी ने ये कहा कि अगर हिंदी भाषा नहीं आती है तो आपको भारत में हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। और इसी तरह ये डिबेट चलती रही और आज भी हिंदी और इंग्लिश की डिबेट चलती आई है। अब आते हैं वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट पे। तो कल ही एक न्यूज आई थी कि जो हमारे सीजीआई है संजीव खन्ना, तो संजीव खन्ना जी ने कल एक पीआईएल रिजेक्ट करी। पीआईएल इस चीज को लेकर थी कि थैंक यू। पीआईएल इस चीज को लेकर थी कि सोशल और सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द है उसको संविधान से हटाया जाए। तो सीजीआई खन्ना, जो संजीव खन्ना है, उन्होंने ये पीआईएल रिजेक्ट कर दी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसे, और ये जो पीआईएल है वो फाइल करी थी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने और एडवोकेट अश्विनी कुमार जो है उनके साथ मिलके। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो अभी भी है कि संविधान बदल देंगे, लेकिन फिर भी पीआईएल तो रिजेक्ट हो गई ना। तो संविधान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और मैं हमेशा हर संविधान दिन पे ये बात कहती हूँ कि अगर संविधान सुरक्षित है तो ही हमारे बच्चों के हाथ में किताबें सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है तो ही मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में गीता, बाइबल और कुरान सुरक्षित है। और बाबा साहेब पे एक लाइन कहना चाहूंगी कि लिखकर किताबे कायदा वो इंसानियत के मायने बदल गए, कि लिखकर किताबे कायदा वो इंसानियत के मायने बदल गए, पहना कर लिबास बराबरी का इज्जत ऊंची कर दी। और आज जो मैंने जब पीआईएल की अभी बात करी, आज के जो हमारे नेता जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं या किसी भी चीज को लेकर जो हमारे लोगों के साथ इनइक्वालिटी करते हैं,
वो संविधान की शपथ तो ले लेते हैं, पर क्या वो आज भी संविधान को लेके और जो शपथ ली है उसको लेके लॉयल नहीं है। और इसी वजह से इन लोगों पे मैं कहना चाहूंगी कि वो ईमान बदलने की बात करते हैं, समता का विधान बदलने की बात करते हैं, कि वो ईमान बदलने की बात करते हैं, समता का विधान बदलने की बात करते हैं। लिपटी है सब भारतीयों की इज्जत, फिर किस मुंह से वो संविधान बदलने की बात करते हैं, किस मुंह से वो संविधान बदलने की बात करते हैं। और भारत की जहां पूरे विश्व में हमारे भारत जैसा संविधान कहीं नहीं है। हमारे भारत के संविधान की जब इतनी वाह होती है, बाबा साहेब ने पूरे दिन रात मेहनत करके जब इतना अच्छा संविधान लिखा, और आज आते हैं कुछ लोग और कह देते हैं कि संविधान बदल दो। इतनी ताकतवर किताब बदलना आप लोगों के बस की बात नहीं है। ये कल ही देख लिया होगा उन लोगों ने जब पीएल रिजेक्ट हो गई। तो हमारा संविधान सबसे ताकतवर है और हमें इसीलिए मेहनत करनी है कि हम अपना संविधान सुरक्षित रख सके। और लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारा देश है, हमेशा भारत देश पे नाज करना, कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमेशा इस देश पे नाज करना। और संविधान आत्मा है भारत की, मरते दम तक संविधान का ध्यान रखना, मरते दम तक संविधान की रक्षा करना। जय भीम। तो बहुत बढ़िया बोला विशाखा जी ने। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग ये पीछे थोड़ा ग्रुप में हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आगे आ जाएं और जो भी विचार रख रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुने। एक जो बात मुझे काफी पसंद आती है, एक तरीके का, दो तरीके के रेजिस्टेंसेस होते हैं। एक तो होता है कि आप नॉर्मली रेजिस्ट कर रहे हो, आपको पता है ये चीज गलत है, लेकिन आपको पता नहीं है ये चीज क्यों गलत है, उसके नीचे एक आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं होता। और जब भी कोई हमारे बीच स्पीच रखता है, चाहे वो हमारी बहन ममता हो या फिर कोई भी अलग हो, जब वो स्पीचेस रखते हैं, जब वो सटायर करते हैं, उनके नीचे एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है, उसके नीचे अंडरपिनिंग्स है। वो उन्होंने पढ़ के इकट्ठा करके अपने आप को सेल्फ सोशलाइज किया है और तब जाके उन्होंने समझा है कि हाँ इस चीज को ऐसे विरोध करना होगा। क्योंकि अगर आपको पता है आपके साथ कोई जातिवाद करता है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको संविधान की धारा नहीं पता, अगर आप एडवोकेट हो, आप एडवोकेसी कर रहे हो, तो फिर आप वो लोग आपको शांत कराने में सफल हो जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन आप जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और जैसे मेरे पर कई बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हाँ यार, अगर मैं हंसराज में था, थोड़ा बहुत एक्टिविज्म में था, तो कहते ये सुखड़ ये क्या करेगा। लेकिन मैं काफी पढ़ चुका था उस समय तक, बाबा साहब को या फिर और भी लोग थे उनको पढ़ चुका था, तो मेरे लिए बड़ा आसान रहता था जवाब देना। तो मैं चाहता हूं आप सभी उस चीज को लें, सीरियसली लें, बाबा साहब को पढ़ें, उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ें, कांशीराम साहब को पढ़ें, तो वो आपको स्ट्रेटेजी आएगी कि सिर्फ पढ़ के और एडवोकेसी से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेटेजी भी चाहिए कि ये जो सिस्टम हमारा नहीं है उसमें आप नेविगेट कैसे करेंगे। तो इसी बीच में अब आगे हमारे बीच अलग अलग जगह से लोग हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा हमारे बीच मिस वेंकी हैं, वो आए और अपनी बात रखें। मिस वेंकी। नमस्ते, मेरा नाम वेंकी है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू यू ऑल। ज़्यादा मैंने कुछ तैयारी नहीं किया है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, पर मेरी काम स्त्री विमर्श पे है, तो मेरी नज़र कहीं पे भी एक ग्रुप इकट्ठा होता है तो नज़र जाता है कि कितना रिप्रेजेंटेशन हमारी है। जैसे कि विशाखा जी ने बोला है, मैं भी यही कहूँगी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी आधा होना चाहिए, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा, हाँ मर्द आधा तो अपने हक छीन लेते हैं, बाकी औरत लेती भी नहीं है। यहाँ कितने लड़कियां हैं जो अपने आप आए हैं, आते ही नहीं है। और दूसरी बात, ममता ने एक बात बोली कि हमारे लोग जो है पूजते हैं, बुद्ध को पूजा या फिर अंबेडकर को पूजा है तो चलो मान लेते हैं, पर हमारे ही वर्ग के लोग रामचरितमानस को भी पूछते हैं, भगवत गीता को भी पूछते हैं, महाभारत को भी पूछते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी ही किसी सीनियर दीदी के घर के मैं यहाँ गई थी। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है, पर उनके रामचरितमानस की पूरी कविताएं आते हैं, वो समझाते हैं, वो हमारी वर्ग के हैं, तो उनके घर में छोटी सी संविधान की हिस्सा भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हम प्रिविलेज्ड है जो उन्हीं वर्गों से आते हैं, हम उनके हक देते नहीं है, आगे शायद हम ही नहीं बढ़ने देते हैं। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वर्ग के लोगों को आगे आने देना, उनको थोड़ा एडुकेट करना। और रही है बात, सबने कहा कि यहाँ पे जो ग्रुप है इकट्ठा हो रहे हैं और
लार्जर देन प्रीवियस टाइम, तो ये अच्छी बात है। पर मैं ये भी कहूंगी, यहाँ जितने लोग बैठे खड़े हैं उससे ज्यादा लोग जो अपने ही वर्ग के हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उसी संविधान की मदद से, रिजर्वेशन से ही उन्होंने यहाँ एडमिशन लिया है। पर उनको इस बात की वो है ही नहीं वैल्यू कि 2 मिनट हम अपने वर्ग के लिए दें। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पास दोस्त नहीं थे, पता नहीं कहीं से तो कोई मिले थे, कोई 1-2 जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत चीजें बताई। फिर मैंने पढ़ने लगी, फिर मैंने लोगों से मिलने लगी। मुझे किसी ने हाथ दिया था जो अपने ही वर्ग के हो या किसी और वर्ग की हो, पर जब मेरे हाथ दिए थे तो उन्होंने ऐसे हाथ दिए कि मैं पढ़ने लगूं, मैं अच्छी चीजें सीखने लगूं। तो मुझे ये लगता है आपकी क्लासरूम में, आपकी ग्रुप में ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो दूसरी जगह से आते हैं या फिर ऐसी कम्युनिटी से आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं, वो अपने आप में सिकड़े हुए होते हैं, वो अपनी बात को नहीं आगे कर पाता है, उनमें पोटेंशियल बहुत होती है। शायद ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेंड आवर हैंड टू देम। तो मैं यही कहूंगी, बर्थडे में तो आप लोग केक कटवाते होंगे, अगली बार अपने किसी दोस्त को आप कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट करें, मैं भी करूंगी, मुझको भी किया करें, क्योंकि इग्नू भी लॉन्च की है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट है वैदिक रामायण के लिए, महाभारत के लिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे सिलेबस में नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि होनी चाहिए क्योंकि ये टफ है, पर कुछ हिस्सा ऐसे भी होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए। मुझे कभी विमेन की कुछ क्लासेस पढ़ना होते तो मैं गूगल खोलती हूँ, मुझे कभी ट्राइबल के लिए पढ़ना होता है तो मैं ट्राइबल स्टडीज का सर्टिफिकेट कोर्स करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कैटेगरी का जो राइट है मुझे पता चले। ये चीज आपको ये गलतफहमी है, मैं बता दूं कि साउथ वाले बहुत लिटरल होते हैं, कुछ ही नहीं है, वहाँ पे टेक्निकल वाले ज्यादा होते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, स्कूल में भी वहाँ पे भी घासी होती है। ये सबका पूरे देश के जो जीवता है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम काम करें सिलेबस पे, कि इतना हिस्सा तो रहे कि हर व्यक्ति को अपने खुद का इतना पता चले। अब इतना कोशिश करें ना कि स्कूल के बच्चों को ये पता चले कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना रिजर्वेशन दी है, हमें हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे बढ़े। हमें पता ही नहीं ना बहुतों को। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपनी कॉलेज से पहली लड़की हूँ जो DU आई हूँ। ये बात मुझे मेरी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मेरी लाइब्रेरियन ने बताया कि वेंकी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, बेटा तुम वहाँ अप्लाई करना। अगर ये बातें हमें पहले से पता होता स्कूल से +2 से, तो कितने तो आते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्गों के साथ साथ जो अपने ही में जो आउट डाउन में है उनको भी साथ लेके चलें। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, तो वेंकी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही। 1-2 बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए। एक जो उन्होंने बात कही कि हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको सबसे बड़ा तो ये क्राइसिस होता है कि हम किसके पास जाएं। तो मैं आप सभी जानता हूं कि आप सभी चूंकि इस बड़े संस्थान का हिस्सा बन चुके हैं, आप सभी इसमें सरवाइव कर रहे हैं किस तरीके से, और आपका एक जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, आप अपने जो एक जनरेशन पहले है, तो आप एटलीस्ट ज्यादा नहीं, एक बच्चा आप पकड़ लीजिए, आप उनको ट्रेन करिए कि वो लोग एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक आए, और एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक आ जाए तो वो वहां पर सस्टेन कर पाए, वो वहां से ड्रॉप आउट ना हो पाए। और एक बार अगर वो उसमें एक्सेल करना सीख गए तो हो सके तो उनको बाहर बेचने की तैयारी करें। उनको किसी भी अगर रिसोर्स की जरूरत है, और सिर्फ वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। आपके पास एक सीनियर है आपके इंस्टीट्यूशन में, आपको कोई समस्या आ रही है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा ग्रुप बनाने का भी यही एक बड़ा मकसद था, चाहे वो सत्यशोधक स्टडी सर्कल हो, चाहे वो NBSM हो, कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनको हम उस चीज में ट्रेनिंग दें और उनको जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसका वे शिकार न हो पाए। और हाँ, और एक बात मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगा, एक उन्होंने कहा कि हम रिजर्व स्टेटस से या फिर रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन एक जो स्टेटमेंट आधा है, आई एम नॉट सेइंग कि यू, हाँ, आप सही कह रहे हैं, बस मैं उसमें एक एडिशन करना चाहूंगा। ये जो लोग बाकी लोग भी आए हैं, ये जो सवर्णा लोग आए हैं, वो भी उनका अचीवमेंट नहीं है, वो भी उनका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, वो अपने प्रिविलेजेस की वजह से आए हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। आगे मैं हमारे बीच हमारे भाई उदित हैं,
वे आएंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उदित भाई करतल धनी के बीच, उदित भाई। आज हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, वह संविधान एक बड़े संघर्ष के बीच में बनाया गया था। और आप उस डिबेट में जाइए, जब संविधान सभा का गठन हुआ था और उसका निर्माण हो रहा था, तब अंबेडकर साहब और उसमें और जो लोग थे, भिन्न भिन्न मतावलंबी के लोग थे, लेकिन अंबेडकर साहब ने उस संविधान को ऐसा संविधान बनाया जो यहाँ के जो बहुजन समाज है, निम्न समाज है, और जो सामंती समाज है, मनुवादी समाज है, उसका ध्यान रखते हुए और उसके राइट को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसी कल्पना की और यह संविधान बन पाया। नहीं तो संविधान अंबेडकर साहब नहीं होते तो उसका शायद प्रारूप कुछ और अलग होता। बावजूद इसके कि अंबेडकर साहब ने जब संविधान बना दिया और सौंप दिया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले और हम अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। यह तो आप जानते हो। इसीलिए दोस्तों, चाहे जितने भी इस देश में यही खासियत है कि बहुत सारे धर्म और जाति और मजहब के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन सभी को संविधान के दायरे में सोचना और करना होता है। फिर भी इस देश में ऐसी ताकतें हैं, ऐसे सोच वाले हैं जो संविधान पर सवाल उठाते हैं। कोशिशें भी होती हैं, पहले भी कोशिश हुई होंगी, आज भी हो रही है। सवाल यह उठता है कि वह किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं। क्या वह जातिवाद पर और सामंतवाद पर आधारित समाज होगा और ऐसा संविधान होगा, या वो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड इस पर आधारित समाज हो और संविधान होगा। आप लोग को यह देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। संविधान की बात जब होती है तो संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही होनी चाहिए। यहाँ बहुत विद्यार्थी आज हमारे बहुजन समाज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज मेंबर हैं, लेकिन एडमिशन में क्या और कितनी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, अपॉइंटमेंट में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, बैकलॉग्स जो है वो दिए नहीं गए, भरा नहीं गया। इसके लिए आने वाले समय में हम लोगों को लड़ना होगा, ताकि बहुजन समाज से लोग यहाँ फैकल्टी बने और वो पढ़ाएं, और फिर विद्यार्थी तो आ ही रहे हैं, और उस रिजर्वेशन को भी ठीक ढंग से किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए इन टोटलिटी में, ताकि हमारे बहुजन समाज से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ, और आप लोगों को जो ऑर्गेनाइज किया है सत्यशोधक स्टडी सर्कल और एक अभी जो बताया गया, हाँ, सभी को मेरे तरफ से बधाई। आप इसको जारी रखें, है ना। सभी को कहना है जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। क्यों डर के जीते हो? तुम्हारे पास इतना अच्छा संविधान दिया हुआ है बाबा साहब का, है? तुमने इसका मतलब संविधान पढ़ा ही नहीं, ना तुम्हारे समाज के लोगों ने, किसी ने संविधान नहीं पढ़ा सही से। अगर तुम संविधान पढ़े होते तो आज कुर्सी हिला रहे होते। संविधान तुम्हें अधिकार देता है कि तुम हर उस व्यक्ति से प्रश्न करो जो तुम्हारे अधिकारों को छीनता है, जो तुम्हारे अधिकारों को खत्म करना चाहता है। संविधान वो है। आज संविधान को हमने केवल वकीलों का एक डॉक्यूमेंट, एक किताब बना के छोड़ दिया है, क्योंकि लोग संविधान नहीं पढ़ना चाहते। लोग मंदिर जाते हैं। आज के समय में लोग सबसे ज्यादा मंदिरों में जा रहे हैं कि हमारे कष्ट हरण।
तुम्हारा कष्ट मंदिर जाने से नहीं खत्म होगा, तुम्हारा कष्ट संविधान पढ़ने से होगा। अगर तुम संविधान नहीं पढ़ सकते तो तुम अपना कष्ट, अपने अधिकार के लिए लड़ना भूल जाओ। और जो बात करते हैं कि अंबेडकर ने केवल बहुजनों को आरक्षण दिया, तो आप ये पूछिए आप उनके साथ कैसे जातिगत भेदभाव होते हैं। जो बेचारा यहाँ आके अपनी जात को छुपाए बैठा रहता है। आज के समय में जातिवाद इस तरह से होता है। आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपका पूरा नाम नहीं पूछेंगे, आपका नंबर पूछेंगे कि आप कितना नंबर एंट्रेंस में पाए हैं, तब आपसे पूछेंगे ओह तुम तो एससी कैटेगरी को, तुम ओबीसी कैटेगरी को। क्यों? यही है जातिवाद, इसी को खत्म करना है। और जब तक हम अपने मन से, अपने विचारों से जातिवाद नहीं खत्म कर सकते, और उसका सबसे बड़ा माध्यम है, अगर हमें जातिवाद खत्म करना है तो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः इस देश पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति के, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस समाज वर्ग से हो, उसको संविधान पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा उसके अधिकारों को, तभी वो लड़ पाएगा उस संविधान के लिए, अपने अधिकारों के लिए। और लास्ट में, जो संविधान पढ़ा नहीं वो जीवन में लड़ा नहीं, जो संविधान पढ़ा नहीं वो जीवन में लड़ा नहीं। जय भीम, जय भारत। क्योंकि वो जिस माहौल से निकल के आए हैं शायद उनको वहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना नहीं मिला है। खैर, मैं बजरंग जी को अब बुलाता हूँ। बजरंग अभी हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं और अभी प्रतिनिधि चुने गए हैं अपने से, तो बहुत संक्षिप्त में बजरंग भाई अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को मेरा काला प्रणाम और काला सलाम। ये आप बिल्कुल नया देख रहे होंगे, क्योंकि मैं उस सामंतवादी ताकत, उन जातिवादी ताकत और वो वैसी ताकत जिन्होंने सिर्फ समाज को कीचड़ में ढकेलने का काम किया, मैं उसके खिलाफ अपनी बात रखता हूं। और उसीलिए मेरा ये काला प्रणाम और काला सलाम है। जो तथाकथित बड़े लोग हैं, बड़े जाति के लोग, उन लोगों ने सिर्फ समाज को हमेशा से ही नीचे ढकेलने का काम किया है, कीचड़ में ढकेलने का काम किया है। लेकिन हम लोगों ने ही, जो हम जिन्हें कहा जाता है कि हम लोग नीचे समाज के लोग हैं, मगर हम वही समाज के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ समाज का निर्माण किया है। हमने सभ्यता का निर्माण किया है, हमने संस्कृति का निर्माण किया है, हमने कला का निर्माण किया है। जितने भी वाद्य यंत्र है उसका निर्माण हम ही लोगों ने किया है। राजा के दरबार में जब कोई स्त्री नाचा करती थी वो भी हमारे समाज से आती थी, किसी तथाकथित बड़े जाति के समाज से नहीं आती थी। वे अन्य सभ्यता, संस्कृति, जो कुछ भी आप भारतीय समाज में देख पा रहे हैं वो तथाकथित हम लोग जिनको निचले दर्जे के लोग कहा जाता है, हम ही लोगों ने निर्माण किया है। तो आप ये अपने आप को कहीं से भी कमजोर मत समझिए। हम तब भी ताकतवर थे और आज भी ताकतवर हैं और आगे भी ताकतवर रहेंगे। संविधान हमारे पास वो ढाल है जिससे वो सामंतवादी ताकतें कितना भी आक्रमण कर ले, मगर ये ढाल से हम बचेंगे और इसी ढाल से हम, इसी संविधान की ढाल से हम लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। बस इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। हमारा परिचय नहीं था, लेकिन वो काला सलाम वाला वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि कोई तो है जो लाल और भगवा से अलग है। तो काला और नीला में बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन विचार वही है। खैर, अब मैं अभिषेक जी को अभी आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखेंगे बहुत संक्षिप्त में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम और आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं LC1 से सेंट्रल काउंसिलर का चुनाव जीता हूं। मेरा नाम 3 महीने पहले सिर्फ एक नाम था, जिसके साथ अब एक पोस्ट जुड़ गई है जिसका नाम है सेंट्रल काउंसिलर। और मैं एक कॉलेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का सेंट्रल काउंसिलर हूँ और सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीता हूँ। और मेरी जीत के सिर्फ 3 ही कारण हैं। पहला, ये संविधान जिसकी बदौलत, जिसके अंदर जो लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसकी बदौलत मैं एक छोटे से शहर सहारनपुर से आकर भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया और यहाँ पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और दूसरा रीजन आप लोग हैं, आप है, मेरा समाज है, जिनकी बदौलत मुझे हिम्मत मिली। नहीं तो मेरे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन्हें दिल्ली में आकर पीजी का कमरा भी नहीं मिलता। मैं यहाँ पर आकर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीता। और तीसरा कारण जो है मेरी जीत का, मेरे नाम के पीछे जिन्होंने सेंट्रल काउंसिलर लगाया है वो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का करना चाहता हूं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे तो राजनीति में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं देखता था
कि नॉर्थ कैंपस के अंदर जो विवेकानंद जी का स्टेचू है वहां पर लोग जीत कर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे लिए जब मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आया वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था, जब मैं इस स्टेचू के ऊपर चढ़कर बाबा साहब की फोटो हाथ में लेकर जय भीम का नारा लगा रहा था और पूरा नॉर्थ कैंपस मेरे साथ जय भीम का नारा लगा रहा था। और जैसा अभी उदित भाई ने बताया है कि वो जितने भी लोग हैं हमारे सीनियर है जो फैकल्टी छोड़कर जा चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो जो पहले समाज के रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और बाबा साहब अम्बेडकर का और बहुजन मूवमेंट का नाम रोशन करूंगा। थैंक यू सभी को, जय भीम। अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उससे आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, अब हम सबका संरक्षण भी करेंगे, हमारे अधिकारों का विश्वविद्यालय है। मैं अब नेशनल बहुजन मूवमेंट के हमारे साथी एडवोकेट सौरभ जी को रिक्वेस्ट करता हूं आए और अपनी बात रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर नहीं सुनना है, अगर नहीं, मैं क्लियर हूँ अपनी थॉट्स को लेके ना, अगर नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। 2 लोग आएंगे लेकिन एक नया बच्चा आएगा तो हम मानते हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। और जब हम बात कर रहे हैं, आज संविधान दिवस है, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। 75 ईयर हमें हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए, लेकिन सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से कब हो पाएगा। मैं कल कांशीराम साहब का एक स्पीच सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें वो बात करते हैं कि भाई कि कांशीराम साहब से सवाल किया जाता है कि आप जो है महाराष्ट्र में जो दलितों के ऊपर अटैक हुआ है उसके ऊपर आप कंडेम क्यों नहीं करते हो। तो कांशीराम साहब उस पर बात करते हैं कि मैं दलितिंग के सख्त खिलाफ हूं, मैं दलितिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। कि हम लोग जब एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि जो आरपीआई पार्टी थी उन्होंने कांग्रेस के साथ एक गठबंधन किया कि भाई उस टाइम पे 521 सीट होती थी कि 520 जो है कांग्रेस ले लेगी, मतलब इलेक्शन के लिए, और एक जो है आरपीआई ले लेगी। बाहर निकलते हैं गायकवाड़ साहब और बोलते हैं कि भाई आज एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है कि आरपीआई और कांग्रेस ने जो है गठबंधन कर लिया है। और क्या गठबंधन किया है कि आरपीआई जो है एक सीट पे लड़ रही है, कांग्रेस जो है 520 सीटों के ऊपर लड़ रही है। तो कांशीराम साहब बात बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, बाबा साहब की बात को दोहराते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, लेकिन तुम जो हो मूवमेंट को नहीं बुला सकते हो। जब बाबा साहब ने, फूले ने, शाहू जी महाराज ने जो मूवमेंट चलाई है उसको तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस मूवमेंट को के साथ कॉम्प्रोमाइज करके और बाबा 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 करके गांधी के चरणों में जाके गिर गए। एक उनका एमएलए जीता था, लेकिन एमएलए एमपी बनना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना मूवमेंट को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। हम उस मूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। सामाजिक और इकोनॉमिक इमेंसिपेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंसी उनकी जो तथाकथित सामंतीवाद समाज है उसके ऊपर खत्म हो जाए। आज जब हम एनबीएसएम को लेके हम लोगों ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2021 में, हमारा कंसेप्ट यही था कि भाई हमारा कोई आइडियोलॉजी है, हम मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बहुजन मूवमेंट को इस कैंपस में कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के अभी जो कल परसों जो रिजल्ट आए हैं, आप उसमें देखोगे कि बहुजन छात्र कितने ज्यादा बड़ी तादाद पर वहां पे निकल कर आए। LC1 से एजाज भाई जो है प्रेसिडेंट बने हैं, CLC से उदय यादव जो है प्रेसिडेंट बने हैं, दीपेंद्र, मतलब काफी सारे अपने साथी जो है प्रेसिडेंट, और अभिषेक भाई SCC के पोस्ट पे इलेक्शन लड़के जो है वहां पे जीत कर आए। तो यही हम बात कर रहे थे कि भाई हमें अपनी बहुजन मूवमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के। हम एक संघ है, हम एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते। हमारी आइडियोलॉजी है जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है। अगर कोई बुद्ध के अगेंस्ट है तो हम उसको मान दें कि उसने जो है बुद्ध को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध को क्रिटिसाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो बाबा साहब बात करते हैं कि मैंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, मैंने जो है बुद्ध के धम्म से ये तीनों वर्ड लिए।
अगर कोई इन तीनों वर्डों को जो है क्रिटिसाइज करता है तो वो कैसे इस देश में रह पाएगा? आप सोचो, आपके बीच से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ले जाए कोई, तो आप लोग यहाँ खड़े हो गए, आप बात कर भी नहीं पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि इस मूवमेंट को के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर फोकस किया जाए। ये मूवमेंट बड़ी पुरानी है और बड़ी ज़रूरी है। अगर ये मूवमेंट चलती रहेगी तो हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे, हमारी जनरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगी। अदरवाइज ना तो हमें कोई पूछेगा, ना आपको कोई पूछेगा, और आपके बच्चे आपको गालियाँ देंगे कि जब हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा था तो तब आप लोग क्या थे, आप लोग क्या कर रहे थे। तो इसी के साथ मेरे को ज़्यादा स्पीच देना नहीं आता, लेकिन मैं काम ज़्यादा करता हूँ, लेकिन स्पीच मुझे नहीं देना आता है। तो इसी का ये काम है कि सारे साथी एक फ्रंट पर आ जाते हैं, नए नए साथी हर साल हर प्रोग्राम में जुड़ते जाते हैं और कारवां बढ़ता जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अजाज भाई हमारे बीच में है, तो उनका liberty of thought, expression, belief and faith, and worship, equality of status, and opportunity, and to promote fraternity, assuring the dignity of the individuals, and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly. And give to ourselves this constitution. जय संविधान।